नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी साहित्यकार श्री R.L. स्टीवेंसन की। इन्हें इनकी रोमांचकारी नॉवेल्स द ट्रेजर आइलैंड और द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड के लिए जाना जाता है। सन 1850 में जन्मे रॉबर्ट एक वैभवशाली परिवार से आते थे। बचपन से ही ये काफी कमजोर बालक रहे। यद्यपि सांस की बीमारी के चलते अधिकतर समय बिस्तर पर बीता, फिर भी इनकी कल्पना की उड़ान इतनी ऊंची थी कि ये रोमांचकारी बाल उपन्यास द ट्रेजर आइलैंड और किडनैप्ड लिख पाए। दोनों उपन्यासों के कथानक समुद्री यात्रा व समुद्री डाकुओं पर आधारित हैं। एक अच्छे उपन्यासकार होने के साथ साथ ये एक अच्छे कवि भी थे। इनकी बहुत सी कविताएं प्रसिद्ध हैं। बहुत ही साधारण चीज़ों पर इन्होंने कविताएं रची हैं। इनकी कविताएं द मून, माई शैडो, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, द स्विंग, बेड इन समर आदि हैं। आज हम सुनेंगे कविता द वेगाबॉन्ड। द वेगाबॉन्ड का मतलब घुमंतू या यायावर से है। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल से ही स्कॉटलैंड आदि देशों में घूमने फिरने का शौक बढ़ चुका था। लोग समुद्री यात्राएं तो करते ही थे, पैदल यात्राएं भी किया करते थे। यद्यपि स्टीवेंसन की शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि वे लंबी पैदल यात्राओं पर जाते, तब भी उनका मन ऐसी यात्राओं के लिए मचल जाता। अपनी इस ही भावना को उन्होंने इस कविता के माध्यम से परिलक्षित किया है। सुनते हैं कविता द वेगाबॉन्ड। गिव टू मी द लाइफ आई लव, लेट द लेव गो बाय मी, गिव द जॉली हेवन अबव एंड द बाईवे नाई मी, बेड इन द बुश with stars to see, bread I dip in the river, there's the life for a man like me, there's the life forever। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि कृपया मुझे वह जीवन दें जिसे मैं जीना चाहता हूँ। लेव का अर्थ यहाँ पर धोवन के पानी से है और वे संसार की भौतिक वस्तुओं की तुलना इस व्यर्थ जल से करते हैं। वे कहते हैं कि बाकी व्यर्थ वस्तुओं को मुझसे दूर जाने दें। वे कहते हैं कि खुश मिजाज आकाश को मेरे ऊपर व एक पगडंडी मेरे नज़दीक रखें। मेरी इच्छा है कि मेरा बिस्तर किसी झाड़ी में हो ताकि मैं रात में तारों को देख सकूं और मुझे सादी रोटी किसी नदी के जल में भिगोकर खानी पड़े तो भी मेरा जीवन सफल माना जाए। इस प्रकार से कवि अपने घुमंतु जीवन के लिए एक प्रार्थना करते हैं। लेट द ब्लो फॉल सून और लेट, लेट व्हाट विल बी ओवर मी, गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर मी, वेल्थ आई सीक नॉट, होप नॉर लव, नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, ऑल आई सीक द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कष्ट उन पर देर सवेर कभी भी आए वे स्वीकार करेंगे, परंतु हर दशा में वे चाहेंगे कि प्रकृति उनके आसपास हो एवं मार्ग उनके सामने। वे ना तो धन दौलत चाहते हैं, ना किसी प्रकार की आशा अथवा प्रेम। वे तो किसी मित्र अथवा बंधु बांधव की अपेक्षा भी नहीं करते। वे चाहते हैं तो सर पर आकाश व पांव तले एक पथ। Oh, let autumn fall on me, where a field I linger, silencing the bird on tree, biting the blue finger, white as meal the frosty field, warm the fireside haven, not to autumn will I yield, not to winter even। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे चाहे पतझड़ का मौसम हो जहाँ वे कुछ समय के लिए मैदान में रुकें और किसी गीत गाते हुए पक्षी को चुप करा दें, या फिर सर्दी का मौसम हो जबकि वे अपनी नीली हो गई उंगलियों को दांतों से काट कर उनमें रक्त के संचालन को बढ़ने का प्रयास करें। चाहे खेत बर्फ के सफ़ेद आंचल में ढके हों और घर में बने आग तापने वाले फायर प्लेस सुरक्षित स्थान हो,
फिर भी ना तो वे पतझड़ से डरेंगे और ना ही सर्दी से मात खाएंगे। फिर भी वे घुमंतु व्यक्ति की भांति खुले आकाश के नीचे रहना ही पसंद करेंगे। Let the blow fall soon or late, let what will be over me give the face of earth around and the road before me. Well, I ask not hope nor love, nor a friend to know me. All I ask the heaven above and the road below me. यह चौथा पद दूसरे पद ही का पुनः कथन है। यहाँ पर कवि अपने मन के भावों की तीव्रता को वर्णित करने के लिए ईश्वर से पुनः याचना करते हैं कि उन्हें आगे पीछे कैसे भी कष्ट उठाने पड़े, परंतु फिर भी वे यही चाहेंगे कि उनके शीश पर आकाश व पैरों तले जमीन हो। यहाँ पर इन्हीं शब्दों को पुनरावृत्ति उनकी भावनाओं की तीव्रता और घूमने की इच्छा के लिए कष्ट सहने को प्रस्तुत रहने की आकांक्षा को दर्शाते हैं। कविता को पुनः सुने और उसका आनंद लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए कवि नई कविता के साथ। आज्ञा दें। धन्यवाद।